पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लिया था जी। अब इस क्लास में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक, तो बात किया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी जानकारी क्या थी उसके बारे में हो गया था, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। ठीक, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? संरचना के बारे में। तो संरचना जैसा कि मैंने यहाँ पर बना दिया है पहले से ही कि यह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना है। ठीक, अब इसी की सहायता से हम इसके बारी बारी से इसके भागों के बारे में ध्यान देंगे जी। ठीक, तो पहला पॉइंट अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अकर द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। मतलब क्या जी, जो है माइटोकॉन्ड्रिया है यह दो झिल्लियों से बनी संरचना होती है। एक जो बाहर की ओर झिल्ली होती है जिसे बाहरी इकाई झिल्ली कहते हैं, बाहर की ओर जो झिल्ली है उसे बाहरी इकाई झिल्ली कहते हैं, बाहरी इकाई झिल्ली। ठीक, तथा एक अंदर की ओर झिल्ली होती है जिसे आंतरिक इकाई झिल्ली कहते हैं, आंतरिक इकाई झिल्ली। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली युक्त संरचना हो गई जी। बाहर की ओर बाहरी इकाई झिल्ली, अंदर की ओर आंतरिक इकाई झिल्ली होती है। ठीक, अगला पॉइंट, जो बाहरी झिल्ली होती है, ठीक, बाहरी इकाई झिल्ली वह बाहरी इकाई झिल्ली स्मूथ होती है, स्मूथ होती है। ठीक, जिस पर परसन के कण, क्या बोला हमने जी, जो बाहरी इकाई झिल्ली है, बाहरी इकाई झिल्ली स्मूथ होती है जिस पर परसन के कण पाए जाते हैं, तथा यह झिल्ली पारगम्य होती है। यह झिल्ली कैसी होगी जी? पारगम्य होती है। ठीक, बाहरी इकाई झिल्ली स्मूथ होती है जिस पर परसन के कण पाए जाते हैं तथा यह झिल्ली पारगम्य होती है। साथ ही ठीक, यहाँ देखिए तो यह जो मैंने बिंदु बिंदु जो स्ट्रक्चर बनाया है इस पर, यही क्या है? परसन के कण, यही है परसन के कण। आगे हमने बोला कि इसी बाहरी इकाई झिल्ली पर, ठीक, इसी बाहरी इकाई झिल्ली पर पोरीन प्रोटीन पाया जाता है, पोरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, इस पर क्या पाया जाता है जी? पोरीन प्रोटीन पाया जाता है। पोरीन प्रोटीन पाया जाता है। यह थी हमारी जी बाहरी इकाई झिल्ली के बारे में। अब हम बात करते हैं जी आंतरिक इकाई झिल्ली। ठीक, आगे बात करें आंतरिक इकाई झिल्ली। तो जो आंतरिक इकाई झिल्ली है, ठीक, यह देख रहे हैं क्या है?
फिंगर लाइक, अंगुली जैसे, जैसे दूसरी अंगुली होगा बीच में गड्ढा, फिर दूसरी अंगुली बीच में गड्ढा। ठीक, तो जो आंतरिक इकाई झिल्ली होती है यह अंदर की ओर धसी है। क्या है? अंदर की ओर धसी है। ठीक, बाहरी इकाई झिल्ली, सॉरी, आंतरिक इकाई झिल्ली, आंतरिक इकाई झिल्ली, झिल्ली अंदर की ओर धंसी होती है। ठीक, धंसी होती है। इस शब्द को हम कह सकते हैं अंतरवलित होती है। ठीक, अंतरवलित का मतलब भी क्या होता है? धसना। तो आंतरिक इकाई झिल्ली अंदर की ओर धसी होती है, अंतरवलित होती है। इन अंतरवलनों को, इन अंतरवलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, देख रहे हो यह क्या है? आंतरिक इकाई झिल्ली जो कि अंदर की ओर धसी है, और इसी धसान को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसी जो धसा है इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के बारे में सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, क्रिस्टी के बारे में सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक जी, वो क्या? क्रिस्टी के बारे में, क्रिस्टी के बारे में सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब जो क्रिस्टी है, ठीक, यहाँ पर देखें कि यह क्या है? क्रिस्टी हो गई। क्रिस्टी पर यह छोटे छोटे स्टाल के युक्त संरचना पाई जाती है। क्रिस्टी पर पूरे आंतरिक झिल्ली में पूरी पाई जाती है। मैंने थोड़ा सा बताया समझाने के लिए कि क्रिस्टी पर स्टाल के युक्त संरचना पाई जाती है जी। ठीक, क्रिस्टी पर विशेष प्रकार की स्टाल के युक्त संरचना पाई जाती है। जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक, इस क्रिस्टी पर विशेष प्रकार की संरचना पा रही है जिसमें स्टाल उपस्थित है, जिसका नाम दिया गया ऑक्सीसोम। जिसका नाम दे दिया गया ऑक्सीसोम। हम ऑक्सीसोम की, तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हम कहें एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम की संख्या, ऑक्सीसोम की संख्या 10 के घाते 4 से 10 के घाते 5 होती है। ठीक, एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोम की संख्या होती है वह लगभग में 10 के घाते 4 से 10 के घाते 5 होती है। यह क्या? ये ऑक्सीसोम की संख्या। ऑक्सीसोम को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। जो ऑक्सीसोम है, ठीक, ऑक्सीसोम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे, ठीक, जैसे F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, मोरन पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल,
रेस्पिरेटरी पार्टिकल, इत्यादि कर सकते हैं, पैलाडे पार्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऑक्सीसोम को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे F1 सॉरी F0 F1 पार्टिकल या FO F1 पार्टिकल, मोरल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, रेस्पिरेटरी पार्टिकल। तो जो ऑक्सीसोम है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसकी यह अन्य नाम है जी। ठीक, अब आगे हम बात करें अगर ऑक्सीसोम के बारे में, जो ऑक्सीसोम होता है, ठीक, तो बेसिकली ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। अगर हम यहां से एक ऑक्सीसोम को निकाल कर देखें, ठीक, एक अगर हम ऑक्सीसोम को निकाल कर देखें तो बेसिकली इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। ठीक, यह क्या है जी, एक सिंगल ऑक्सीसोम जिसके 3 भाग, यह है हेड, यह है बेस, और यह जो बीच का भाग है स्टाल्क। ठीक, बेसिकली 3 भाग आपको देखने को मिलते हैं, हेड, स्टाल्क, बेस। जो बेस है इसी के द्वारा, बेस के द्वारा ही ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़ी होती है। इसी बेस के द्वारा ही ऑक्सीसोम आंतरिक इकाई झिल्ली से जुड़ी होती है। और जो हेड पार्ट है इसका, यह मुख्य पार्ट होता है, और इसी पार्ट में, ठीक, इसी पार्ट में ईटीएस चक्र चलता है, इसी पार्ट में ईटीएस चक्र चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिंदी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र। इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र चलता है, और इसी तंत्र के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एटीपी का निर्माण ऊर्जा के रूप में करती है। इसी चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है, और इस चक्र में बेसिकली एटीपेज, या फिर हम कह सकते हैं एटीपी सिंथेटेज, एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक, बेसिकली हमने बोला कि ईटीएस जो चक्र चलता है वह ऑक्सीसोम के हेड भाग में चलता है, और इसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं वह एटीपेज या फिर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, और इसके द्वारा निर्माण होता है किसका जी, एटीपी का। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। एटीपेज नाम से क्लियर है, एटीपी का निर्माण होगा जी। ठीक, किस रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। तो यह था हमारा जी इसके और इसके बारे में। ठीक, अब आगे हम आए इसके अंदर, अब चलते हैं आंतरिक इकाई झिल्ली के अंदर। ठीक, तब अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो इसमें क्या है, अर्ध तरल द्रव्य भरा है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके मध्य में एक अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी मैट्रिक्स के अंदर, इसी मैट्रिक्स में, ठीक, इसके सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ये भी हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के तरह ही कार्य करता है, इसलिए हम इसे सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम जानते हैं, कोशिका का कोशिकांग कहते हैं इसे। ठीक, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम जिसे जानते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए। ठीक, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या है जी, खुद का डीएनए है, खुद का क्या है, डीएनए है, और इसका जो डीएनए होता है वह बेसिकली सर्कुलर होता है। इसका जो डीएनए होता है वह सर्कुलर होता है, और इसका खुद का आरएनए पाया जाता है,
और इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, वह 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इतना बात हो गया जी। अब आगे बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें स्वयं से रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। रिप्लिकेशन का मतलब हम समझते हैं कि डीएनए से डीएनए का निर्माण। रिप्लिकेशन को ही हम डुप्लीकेशन के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए के नाम, डीएनए से जब डीएनए की का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रिप्लिकेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है जी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका जी? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं जी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना। एक पॉइंट और हम बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मार्गुलस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मार्गुलस। इन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक, कौन जी? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक की तरह यूकैरियोटिक में पड़े रहते हैं। यूकैरियोटिक में पड़े रहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह एकदम प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? पड़े रहते हैं। ठीक, तो इन बातों को बताया गया था जी। अब हम इसके थोड़ा सा फंक्शन की बात कर लेते हैं यहीं पर, इसके फंक्शन की। ठीक, तो फंक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है क्या है? रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह श्वसन की प्रक्रिया में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगला जी, यह एटीपी के निर्माण में मदद करता है। यह एटीपी के निर्माण में मदद करता है। ठीक, साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह वसा का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया वसा का ऑक्सीडेशन करता है। साथ ही यह हीमोग्लोबिन के हिम भाग का निर्माण करता है। हिम भाग का निर्माण करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह हीमोग्लोबिन के हिम भाग का निर्माण करता है। ठीक, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टेरॉयड का संश्लेषण होता है। स्टेरॉयड का संश्लेषण होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टेरॉयड का संश्लेषण होता है। तो यह बातें थी जी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व कार्य की। यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो गया जी। ठीक, अब हम मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।